अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन ये टॉपिक, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सोशल कॉग्निशन क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। सोशल कॉग्निशन इज़ अ सब टॉपिक ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल एंड सोशल सिचुएशंस। इट फोकस ऑन द रोल दैट कॉग्निटिव प्रोसेस प्ले इन सोशल इंट्रैक्शंस। क्योंकि हम लोग सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो ऑलरेडी सोशल इंट्रैक्शंस है कि हम लोग सोशल इंट्रैक्शन को कैसे पढ़ रहे हैं। वैसे ये है कि कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। कॉग्निशन होता है आपकी थिंकिंग, थॉट्स प्रोसेस, आपकी जजमेंट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी इसमें लिंग्विस्टिक का और विजुअल प्रोसेस, उसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो वो स्कीमा हैं, जो ह्यूरिस्टिक हैं, ये आपको बताऊंगी कि आगे क्या है इसके, कि हम अपने इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कैसे करते हैं, उसको फिर रिट्राइव कैसे कर रहे होते हैं, प्रोसेस जो हमारे माइंड में इसका चल रहा होता है मेमोरीज़ का, वो कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब उसका प्रोसेस चल कैसे रहा होता है। तो ये सोशल कॉग्निशन है कि हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल एंड सोशल सिचुएशंस। कि कुछ ऐसी हमारी मेमोरीज़ या हमारी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सोशल कॉग्निशन है कि हम लोगों ने दूसरों लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है और अपनी सोशल कॉग्निशन को यूज़ कैसे करना है। More technically, social cognition refers to how people deal with co-specific members of same species or even cross-species, such as pet information include for stages, encoding, storage, retrieval, and processing. In area of social psychology, social cognition refers to specific areas. Approach in these processes are study regarding to method of cognitive psychology and information processing theory. सॉरी, शायद मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन असल में ये है कि मैं इस तरह कभी रीड करके नहीं पढ़ाती, तो अगर कोई गलती हो रही हो तो आप लोग खुद इसको हैंडल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें यही है कि सोशल कॉग्निशन एक ब्रांचेस साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सोशल इंट्रैक्शन में चेक कर रहे होते हैं कि बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है, प्रोसेस कैसे करता है और उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कैसे कर रहा होता है। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज़ सोशल कॉग्निशन। वही चीज़ है जो मैंने बताया कि स्टडी यहाँ पर देखिए कि सोशल कॉग्निशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है। सोशल कॉग्निशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन परसीविंग अदर पीपल एंड हाउ वी कम नो अबाउट द पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड अस। कि हम लोगों को परसीव कर रहे होते हैं और फिर क्या कर रहे होते हैं कि हाउ वी कम टू नो अबाउट द, कि हम लोग उनको जान कैसे रहे होते हैं कि वो वर्ल्ड में किस तरह बिहेव कर रहे हैं। या फिर ये होता है कि सोशल इंट्रैक्शन में या सोशल कॉग्निशन में कि हमारे वो प्रोसेस जिनमें हम दूसरे लोगों को जान रहे होते हैं, दूसरे लोगों को जज कर रहे होते हैं, वो हमारी सोशल कॉग्निशन में आ जाएंगे। द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन परसीविंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग अबाउट द अटेंडिंग। ये जो रिमेंबरिंग है, परसीविंग है, थिंकिंग है, ये सोशल कॉग्निशन है। कि कॉग्निशन का मतलब भी यही है कि आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हो, रिमेंबर कैसे करते हो, थिंकिंग आपकी कैसी है, थॉट्स कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका कैसा है, जजमेंट कैसी है, ये सारा कुछ इसी में कर रहे होते हो। ये चीज़ें सोशल कॉग्निशन में इन्वॉल्व होती हैं। जाहिर सी बात है, मेंटल प्रोसेस, जब तक मेंटल प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही परसीविंग कर सकते हो, ना रिमेंबरिंग, ना थिंकिंग, ना थॉट्स, कुछ भी नहीं। द रीज़न वी अटेंड to certain information about the social world, how this information is stored in memory and how it is then used to interact with other people. इसमें यही है कि रीज़न उसकी यही वो कर रहे हैं। द रीज़न वी अटेंड टू सर्टन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, कि सोशल वर्ल्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर होती है और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए यूज़ करते हैं, ये सारी कुछ हमारे सोशल कॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ये उसकी एग्जाम्पल है और उसके बाद आता है ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सोशल कॉग्निशन इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिलेटेड टू द परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑडिटरी, विजुअल एंड फिजिकल क्यूज दैट कम्युनिकेट इमोशनल एंड इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन। आई थिंक सो कि बहुत ईजी सी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सोशल कॉग्निशन, भाई अगर ये ना करना चाहें, ये वाली आप लोगों को मुश्किल लग रही है, ये जो ब्लैक इसके साथ अंडरलाइन की हुई है, अगर ये वाली मुश्किल लग रही हो तो वो जो फर्स्ट लाइन पे थी वो कर लो, बहुत ईजी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है ह्यूरिस्टिक। सोशल कॉग्निशन के अंदर दो उसके टॉपिक्स आ जाते हैं, सब टॉपिक्स हैं, ह्यूरिस्टिक एंड सोशल स्कीमा या स्कीमा। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक इज़ अ मेंटल शॉर्टकट दैट अलाउ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक जजमेंट्स क्विकली एंड एफिशिएंटली।
ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक हमारे माइंड में हमारे मेंटल शॉर्टकट होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और जजमेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत इजी सी एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि किसी बंदे का जूता टूट गया और उसने उसको कैसे जोड़ दिया। ठीक है, आप कहीं पर जाते हो सकता है कहीं पर घूमने फिरने गए या शॉपिंग करने गए, वहाँ आपका जूता टूट जाए तो आप क्या करोगे? क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है क्विकली। आपके मेंटल शॉर्टकट आपके माइंड में हैं पड़े कि हाँ जी, अगर जूता टूट गया या तो मुझे इसे बनाना है, अगर मैं बाज़ार में हूँ और बनाने वाले की दुकान बिल्कुल साथ है तो वो बना देगा कुछ पैसे लेके। लेकिन अगर आप उसमें हो, बाज़ार में हो, तो आपको पता है आप फ़ौरन शूज़ उतार के नया शूज़ ले लेते हो। तो ये क्या है कि आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मेंटल शॉर्टकट है, ह्यूरिस्टिक आप उसको कर लेते हो। ह्यूरिस्टिक का यही है कि मेंटल शॉर्टकट है जिसकी वजह से आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। और दूसरा क्या करते हो कि जजमेंट कर लिया एफिशिएंटली, आप फ़ौरन से वो जजमेंट कर लेते हो। या फिर इसकी ईजी सी एग्जांपल ये भी हो सकती है डेली लाइफ से कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपकी कार ख़राब हो जाए तो फिर क्या करोगे? फ़ौरन आपके माइंड में आएगा मुझे कॉल करनी चाहिए, मैकेनिक को कॉल कर ली या घर वालों को कॉल कर ली। ये क्या था? मेंटल शॉर्टकट था कि आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जजमेंट है, और उसमें यही है कि आपने फ़ौरन एक डिसीजन लेना है कि हाँ वाकई मुझे ऐसा करना चाहिए ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट इसके बाद है द टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन हाउ इजी इट इज़ टू ब्रिंग समथिंग टू माइंड। अवेलेबल से है कि उस टाइम जो चीज़ अवेलेबल होती है वो आपके माइंड में शॉर्टकट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कार वाली, तो आपको इसमें है कि ज़्यादा आपके उस माइंड में अवेलेबल होगा कि हाँ जी मेरे घर में इस टाइम भाई बैठा होगा या अबू बैठे होंगे तो मुझे फ़ौरन कॉल करनी चाहिए उन्हें। या अगर आपको पता होगा अगर वो बैठे हैं तो फ़ौरन अवेलेबल वही होगा क्योंकि जो बंदा आपको अवेलेबल है। और अगर आपके ये है कि आप कहीं नज़दीक खड़े हो किसी ऐसी शॉप के करीब जो गाड़ियाँ बनाने वाली है, तो फिर क्या करते हो? आप घर कॉल करके नहीं बताते बल्कि थोड़ा सा पैदल चल के चले जाओगे और फिर क्या करोगे? उस बंदे को बुला के ले आओगे, जी मेरी कार यहाँ पर ख़राब होगी जी तो उसको बना दें। ये क्या होगा? अवेलेबल होगा कि फ़ौरन उस टाइम जो चीज़ आपके माइंड में अवेलेबल है या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी से क्या करते हो? डिसीजन लेते हो और फ़ौरन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट उसके बाद है, इसमें जो एग्ज़ाम्पल दी गई है इसमें आप लोग पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि अगर आप कहीं पर कोई सफ़र कर रहे हैं और आप बाय एयर जाना चाहते हो, लेकिन सडनली आपको माइंड में आ जाता है जी एयरलाइन जो क्रैशेस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो वो बहुत डेंजरस है, तो फ़ौरन आप क्या करते हो? आप कोई बस सर्विस ले लेते हो। ये आपके माइंड में अवेलेबल था। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व्स मेकिंग अ डिसीजन बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंटल प्रोटोटाइप। When you are trying to decide if someone is trustworthy, you might compare aspects of the individual to other mental examples you hold. A sweet older woman might remind you of your grandmother, so you might immediately assume that she is kind, gentle and trustworthy. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है इसका ये मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव जो ह्यूरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे डिसीजन में और कंपैरिजन कर रही होती है कि जो चीज़ प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक है। रिप्रेजेंटेटिव होता है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इजी सी एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव की भी यही एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा बाय एयर सफ़र करना चाहे और उसके माइंड में आ जाए जी एयर क्रैश हो जाते हैं या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो फिर क्या करता है वो बंदा? वो कहता है मुझे बस सर्विस से भी नहीं जाना चाहिए, मतलब मेरे पास गाड़ी है तो मुझे पेट्रोल डलवा के बहुत ज़्यादा उसमें फुल उसकी टैंकी करवा के मैं इजीली वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो देन मुझे बस सर्विस भी नहीं लेनी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव है कि उसके पास कार है पड़ी। अगर उसका ये है कि उसने वो बाय एयर जाना चाहता था जल्दी, लेकिन ये है कि उसे ख्याल आ जाता है एक्सीडेंट्स का, तो वो फिर क्या करता है कि वो बस सर्विस ले लेता है। ये भी अवेलेबल है और ये भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाता है। नेक्स्ट इसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दी उसका क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा एक ओल्ड लेडी को देख लेता है तो उसके माइंड में फ़ौरन अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल आ जाता है, जी ग्रैंड मदर मेरी ऐसी हैं, तो वो क्या कहेगा? शी इज़ काइंड जेंटल एंड ट्रस्टवर्थी, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है, जेंटल है, काइंड है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, जो चीज़ उसने बहुत पहले देखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड किस्म के हैं, या उसकी मदर बहुत काइंड है, वैसे फादर तो अक्सर यही होता है कि काइंड ही होते हैं, लेकिन मदर कुछ सख्त होती हैं। लेकिन यह है कि अगर उसे पता हो जी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, तो किसी की भी अम्मी को देख के ख्याल आता है अच्छा जी ये भी अपनी बेटी के साथ इतनी अटैच होगी, इतनी काइंड होगी। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है कि जो चीज़ आपने देखी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है स्कीमा।
स्कीमा क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है स्कीमा इज़ अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और कंसेप्ट दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन. Schemas can be useful because they allow us to shortcuts in interpreting the vast amount of information that is available in our environment. ये भी एक छोटे से शॉर्टकट होते हैं. स्कीमा इज़ अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क या कंसेप्ट, कि हमारे माइंड में एक ऐसा कंसेप्ट और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, कि हमारे पास जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हम उसको क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे से पूछा जाए, बच्चे से क्या किसी से भी पूछा जाए, अगर कहा जाए कि आपने गाय को डिफ़ाइन करनी है तो फिर आप क्या कहोगे, या फिर ऐसे पूछा जाए जी आपको बताया जाए उसकी 4 टांगे हैं, उसकी दुम है और उसके अलावा कान हैं, आँखें हैं और वो ऐसे बड़ी बड़ी है, वो दूध देती है, वो फिर क्या होगा, आपके माइंड में आएगा कि इतना ज़्यादा इनको इंटरप्रेट करने की बजाय एक उसका नाम लिया जाए जी वो गाय है, भैंस है, किस चीज़ को वो डिफ़ाइन कर रहा है. तो ये हमारे उसमें कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होते हैं, छोटे छोटे फ्रेमवर्क होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं. नेक्स्ट उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है, अ यंग चाइल्ड में डिवेलप अ स्कीमा फॉर अ हॉर्स, कि एक छोटा सा बच्चा है वो स्कीमा डिवेलप करता है अपने उसके माइंड के अंदर, तो वो हॉर्स का स्कीमा उसका क्या बनेगा, वो अगर एक गाय को देख लेता है ना तो वो उसे याद हो जाता है इसकी 4 टांगे हैं, इसकी दुम है, फिर इसका मुंह है, इसके कान है, इसके फलाने और इसकी जो शेप है वो ऐसी है, इस किस्म की है. अगर उसने एक गाय को देखा हुआ है, उसके लंबे हेयर हैं, 4 लेग्स, टेल और लार्ज जो भी है वो उसने देखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि उसके अंदर स्कीमा डिफरेंट किस्म के नहीं हुए होते, उसके स्कीमा डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलप हो नहीं चुके होते, डेवलप हो रहे होते हैं. तो वो फिर क्या करता है कि वो अगर हॉर्स को देख लेता है या उसने हॉर्स को देखा हुआ है, अगर वो कॉ को देखता है तो फिर वो कहेगा नहीं ये हॉर्स है. और अगर हॉर्स को पहले उसने देखा हो, फिर उसने हॉर्स को देखा हुआ है, फिर बाद में उसने कॉ को देखा है, तो वो फिर क्या कहेगा ये हॉर्स है. ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, क्यों, क्योंकि उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस टाइम सेम उसे नज़र आ रही होती हैं, कि वो वैसे ही बड़ा है, उसके भी वैसे लॉन्ग हेयर हैं और उसके कान हैं, उसकी दुम है, उसके मतलब ये कि ये उसका क्या है कि वो उस चीज़ के बारे में वो उसको स्कीमा बना लेगा कि हाँ वाकई इस किस्म के ये शॉर्टकट हैं, ये इस चीज़ से है. अब छोटे बच्चों को आप देखो कि अगर उन्हें लिखना सिखाया जा रहा होता है तो वो छोटे बच्चे M और W, B और D में ना फ़र्क नहीं रख पा रहे होते. वो कभी ऐसा होता है कि छोटी ABC अगर उन्हें कहा जाए ना लिखो, तो वो B को D लिख रहे होते हैं, D को B लिख रहे होते हैं, B को D लिखते हैं. तो वो फिर क्या होता है क्योंकि उनके अंदर वो फ्रेमवर्क नहीं बने हुए, वो स्कीमा बने हुए नहीं हैं, इस वजह से वो उनको क्या कर रहे होते हैं, उसी फॉर्म में सेम फॉर्म में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट उसके बाद इसकी टाइप्स हैं. इसकी टाइप्स क्या हैं कि ये जो टाइप्स वगैरह हैं स्कीमा, इसका कुछ कंसेप्ट पियाजे ने दिया था, जो कि ये नाम लिखा हुआ है पियाजेट, वाइल पियाजेट. मैं दोबारा इसको करीब कर देती हूँ, ये पियाजेट फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट, पियाजे है इसका नाम, पियाजेट लिखा जाता है, पियाजे इसको पढ़ना है. इसमें क्या होता है कि पियाजे ने ही इसकी जो कॉग्निशन पे ज़्यादा काम किया था, इस वजह से इसका नाम ज़्यादा वो हाईलाइट है, या इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. तो इसमें उन्होंने कुछ टाइप्स स्कीमा की दी, कि स्कीमा की कुछ टाइप्स होती हैं. इसमें है पर्सन स्कीमा. स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल योर स्कीमा फॉर योर फ्रेंड माइट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट हर अपीयरेंस, हर बिहेवियर, हर पर्सनैलिटी एंड हर प्रेफरेंस. कि अगर पर्सन स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ हो, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, हर बंदे के बारे में आपके माइंड में एक स्पेसिफिक स्कीमा बना हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए आपकी फ़लाँ दोस्त, तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाता है अच्छा ऐसी है, झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा काइंड है, किस किस्म की है, तो ये पर्सन स्कीमा हो गया. नेक्स्ट उसके बाद है सोशल स्कीमा. सोशल स्कीमा इंक्लूड जनरल नॉलेज अबाउट हाउ पीपल बिहेव इन सर्टन सोशल सिचुएशंस. इंक्लूड जनरल नॉलेज अबाउट हाउ पीपल बिहेव इन सर्टन सोशल सिचुएशंस, कि आपके माइंड में जो जनरल नॉलेज होती है कि किस सिचुएशन में हमने क्या एक्ट करने हैं, वो सोशल स्कीमा होता है कि लोगों का बिहेव कैसा होगा. नेक्स्ट उसके बाद सेल्फ स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट योर सेल्फ. This can include both what you know about your current self as well as ideas about your idealized or future self. कि आपके फोकस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, कि आपके अपने बारे में जो सेल्फ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी नॉलेज होता है वो आपका सेल्फ स्कीमा हो गया. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए ना, अगर कोई आपको कहता है, आपकी तारीफ़ करता है, आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं,
तो फ़ौरन आपके माइंड में आता है यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मतलब ये होता है क्यों? क्योंकि हम लोग अपने नेगेटिव पॉइंट हमेशा छुपा के रखते हैं, तो वो नेगेटिव पॉइंट हमें पता होते हैं कि हाँ यार मैं अच्छी नहीं हूँ। तो वो एक सेल्फ स्कीमा हो गया कि नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, कि आपके अपने बारे में जो सेल्फ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास। नेक्स्ट उसके बाद इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट शुड बी फॉलोड फॉर सर्टन इवेंट्स। इसमें क्या होता है? फोकस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट शुड बी फॉलोड फॉर सर्टन इवेंट्स। इसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जिस पर आप फोकस कर रहे होते हैं और फॉलो कर रहे होते हैं कि सर्टन इवेंट में आपने एक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर किसी इवेंट में गए हुए हैं तो आपको वहाँ पर जाकर कैसे उस सिचुएशन के मुताबिक कैसे एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मिलाद में गए हुए हैं, मिलाद वाली महफिल में, तो आपने वहाँ पर क्या करना है? खुदा न खास्ता आप ये तो नहीं करोगे जी डांस करना शुरू कर दें, गाने चला दें जी मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो क्या होता है कि आप उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे, या उसके मुताबिक आप एक्ट करोगे। महफिल मिलाद है तो आप वैसे ही बन के जाओगे, नात पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र ये करोगे। और अगर शादी में गए हो तो वहाँ पर जाके नात वगैरह लगा के नहीं बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सिचुएशन इवेंट ऐसा बना हुआ है कि आपने उस इवेंट के मुताबिक उसको वैसे ही एक्ट करना है। आई थिंक क्लास कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर मुझे दोबारा कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।